studying about what are the various entry mode in the international market, and we discussed about 5-6, I guess. The first one was exporting, the second one was a turnkey project, third one is joint venture, fourth one is licensing, fifth one is franchising, and wholly subsidiary company, which we discussed in the last class about it, and joint venture and green venture, and the second one is brown venture, right? We discussed about these two things as well in the last class. So who is going to tell me about the wholly subsidiary company? What does it mean? क्या होता है wholly subsidiary company? Who is going to tell me about? So what is the meaning of wholly subsidiary company? Wholly subsidiary company वैसी कंपनीज होती हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई पेरेंट कंपनी होती है या हेडक्वार्टर बना होता है, वो बेसिकली उस सब्सिडियरी कंपनी को कंट्रोल करता है. सब्सिडियरी कंपनी किसी बड़े कंपनी के अंडर में काम किया जाता है, या तो उस सब्सिडियरी कंपनी को आप दूसरे कंट्री में परचेज कर सकते हो, यानी दूसरे कंट्री में कोई कंपनी को आपने परचेज कर लिया और उसके बाद उसको एज अ सब्सिडियरी कंपनी आप ट्रीट करने लगे, या तो वहां पर आपने अपनी न्यू कंपनी वहां पर बनाई और उसको सब्सिडियरी कंपनी अनाउंस कर दिया. ठीक है, उसका सारा स्टेक जो है वो पेरेंट कंपनी के हाथ में होगा, टोटल कंट्रोल पेरेंट कंपनी के हाथ में होगा, सारी पॉलिसीज जो होगी वो पेरेंट कंपनी अपने हिसाब से बनाएगी सब्सिडियरी कंपनी के लिए. लेकिन सब्सिडियरी कंपनी को आफ्टर ऑल क्यों बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट क्यों है सब्सिडियरी कंपनी का इन इंटरनेशनल मार्केट? मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई यूएसए की कोई कंपनी है, उसने अपनी सब्सिडियरी कंपनी को बेसिकली स्टार्ट किया, ओपन किया, एस्टैब्लिश किया, क्योंकि वो दूसरे कंट्री में वहां के इंटरनेशनल मार्केट को कंट्रोल करना चाहती है. ठीक है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड को, इंटरनेशनल मार्केटिंग को प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए कोई भी कंपनी दूसरे कंट्री की अपनी सब्सिडियरी कंपनी दूसरे कंट्री में स्टैब्लिश करती है. जैसे यूएसए की कोई कंपनी है, उसने इंडिया में अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी बेसिकली स्टैब्लिश किया, ताकि जितना भी कंट्रोल है इंडिया के मार्केट का, जितना भी इंटरनेशनल मार्केट कंट्रोल है, या फिर आप जितना ज्यादा हो सके वहां पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, सर्विस को सेल कर सके वहां के लोकल मार्केट में. एक बेटर कंट्रोल के लिए दूसरे कंट्री के मार्केट के में बेटर कंट्रोल के लिए आप सब्सिडियरी कंपनी को क्या करते हैं, वहां पर स्टैब्लिश करते हैं. तो ये था सब्सिडियरी कंपनी. अब सब्सिडियरी कंपनी का मैंने आपको बताया था कि दो चीजें हैं सब्सिडियरी कंपनी में. एक मिनट था आपको कि दो इसमें टर्म्स था. एक था आपका ग्रीन फील्ड वेंचर, ग्रीन वेंचर भी कहते हैं ग्रीन फील्ड वेंचर, एक ब्राउन फील्ड वेंचर. ग्रीन फील्ड वेंचर का मतलब है कि जहां आप अपने पूरे बिजनेस को बेसिकली, एक मिनट, मतलब क्या है यहाँ पर कि बेसिकली जब हम कोई नई कंपनी वहां खुद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सब कुछ जीरो से शुरू करके अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी को खुद बनाते हैं. ठीक है, वहां पर लैंड परचेज करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, तो वो होता है ग्रीन फील्ड वेंचर. और एक होता है ब्राउन फील्ड वेंचर. ब्राउन फील्ड वेंचर का मतलब क्या है, जहां पर हम ऑलरेडी कोई दूसरी कंपनी है उसको हमने एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन कर लिया, और हमने उसको फिर एज अ सब्सिडियरी कंपनी ट्रीट करना शुरू कर दिया. तो यानी कि यहाँ पर दो चीज समझ में आया होगा. ग्रीन फील्ड वेंचर जहां पर एवरीथिंग विल स्टार्ट विद द जीरो, we'll purchase the building, land, and we'll start the business, and we are going to treat that company as a subsidiary company. और the second one is brown field venture, जहां पर बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम वहां की उसी कंट्री के, यानी इंडिया में ही कोई कंपनी है, उसको हम एक्वायर कर लेंगे, एक्विजिशन कर लेंगे, उसको हम कहते हैं ब्राउन फील्ड वेंचर. तो ये था आपका होली ओन सब्सिडियरी कंपनी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था. यहाँ पर एक कंपैरेटिव एनालिसिस है. आप लोग पेज नंबर 249 को निकालिए, पेज नंबर 249, पेज नंबर 249. ध्यान से देखिएगा इसके बेसिकली सारे. पहला है आपका एक्सपोर्टिंग. फर्स्ट इज एक्सपोर्टिंग. फर्स्ट वन इज एक्सपोर्टिंग, यानी एक्सपोर्टिंग में यहाँ पर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की कंपैरिजन है. ठीक है, एडवांटेजेस के हिसाब से ये कह रहा है एक्सपोर्टिंग का एडवांटेज क्या है, एबिलिटी टू रियलाइज द लोकेशन एंड एक्सपीरियंस कर्व इकोनॉमिक्स.
यानी कि एडवांटेज ये है कि आप लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आराम से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे कंट्री में, ठीक है। तो ये सबसे पहला एडवांटेज हुआ, इजिली यू कैन हैंडल द एक्सपोर्ट, राइट। द सेकंड वन इज डिसएडवांटेज, यानी कि डिसएडवांटेज क्या है एक्सपोर्ट का? सबसे बड़ी बात हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कि अगर कहीं पर भी आप प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अगर मान लीजिए किसी सिटी से निकल करके इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए आप दिल्ली से निकल करके अगर आप किसी यूएस में जाकर के बेसिकली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस में आपको प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, यूएस के साथ आप डील कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको दिल्ली से लेकर के आप पोर्ट तक के सारे कॉस्ट कवर आपको खुद करने पड़ेंगे। सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो आपको खुद कैरी करना पड़ेगा, खुद आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज वेरी मच हाई इन द केस ऑफ एक्सपोर्टिंग में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। द सेकेंड डिसएडवांटेज इज दैट देयर इज अ ट्रेड बैरियर, यानी कि वहां पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हमेशा लग सकते हैं। यूएस में भी टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर लग गया तो आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। द थर्ड वन इज द प्रॉब्लम विद द लोकल मार्केटिंग एजेंट, यानी कि जो लोकल मार्केटिंग एजेंट्स वगैरह है उनके साथ आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सपोर्ट जो मोड है, एंट्री मोड है, सॉरी, नेक्स्ट इज द एंट्री मोड इज टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट। टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी स्किल वगैरह मिलेगा आराम से, एबिलिटी टू अर्न रिटर्न फ्रॉम द टेक्नोलॉजी स्किल्स इन द कंट्री, यानी कि आप दूसरी कंट्री में अपने टेक्नोलॉजिकल स्किल से आराम से एंटर कर सकते हो। टर्नकी प्रोजेक्ट में आपको क्या मिलता है? प्रोजेक्ट पे काम, यानी कोई प्रोजेक्ट आपको कंट्री में मिल जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मेट्रो का काम, ठीक है। तो ऐसे केस में आप अपने टेक्नोलॉजिकल स्किल से आराम से दूसरे मार्केट में एंटर कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन रेज करूंगी मैं 5 मिनट के अंदर अंदर, जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ क्वेश्चन पूछूंगी मैं उससे। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस? एडवांटेजेस तो समझ में आ गया कि आप आराम से किसी भी कंट्री में एंटर कर सकते हो अपनी टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी से। इसका मतलब है कि अगर जापान टेक्नोलॉजिकल एडवांस है तो वो दूसरी कंट्री में अपने टेक्नोलॉजी की हेल्प से एंटर करेगा, वहां पर वो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन का काम करेगा, राइट। तो वहां से वो इजिली अर्न करेगा। जैसे अगर आप प्रोजेक्ट का कोई काम मिलेगा आपको, तो जापान को तो पैसे मिलेंगे ऑब्वियसली उस काम के, तो दे कैन इजिली अर्न फ्रॉम द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑब्वियसली कि कोई एफिशिएंट कॉम्पिटिटर्स नहीं बनेगा, ऐसे केस में यू आर नॉट गोइंग टू फेस द कंपटीशन, ठीक है। और मार्केट में आप लॉन्ग टर्म तक प्रेजेंट नहीं रह सकते, यू कांट प्रेजेंट टिल लॉन्ग टर्म। द रीजन बिहाइंड कि जब एक बार प्रोजेक्ट क्लोज हो गया, प्रोजेक्ट बन गया, खत्म हो गया, काम पूरा हो गया, देन यू जस्ट नीड टू लीव दैट कंट्री। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए मेट्रो का ही प्रोजेक्ट है, दैट इज फॉर 5 years, then after 5 years Japan have no reason to stay in India, या Japanese company have no reason to stay in India, right? So the basic theme is that कि यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसके टाइम पीरियड के हिसाब से you just need to stay in that particular country, that is turnkey project. When we are talking about the licensing advantages, क्या है? Low development cost and risk. Obviously low development cost, you can easily get the license but you need to pay the amount. Disadvantage क्या है? Because you can't able to control the technology, जो भी टेक्नोलॉजी है you need to use that only. अब जैसे लाइसेंस में एग्जाम्पल में देखिए कि जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आप ये भी देख लो, लाइसेंस खरीदना पड़ता है किसका? जैसे आप टैली देख लो, टैली वगैरह जो इंडिया में यूज होता है बहुत सारे अकाउंटिंग फर्म्स एंड ऑल में, तो उसमें टैली को भी क्या करना पड़ता है? परचेज करना होता है। वी कांट चेंज द टेक्नोलॉजी बट, राइट, हम लोग टेक्नोलॉजी को बदल नहीं सकते। अब तो सैप भी आ गया है खैर, लेकिन टेक्नोलॉजी को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसा भी होगा वी जस्ट नीड टू यूज दैट ओनली, राइट। सेकेंड है कि यहाँ पर बेसिकली आप ग्लोबल स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन में इंगेज नहीं हो सकते, इनएबिलिटी टू इंगेज इन द ग्लोबल स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर आपका बस एडवांटेज में एक चीज और होगा, लो डेवलपमेंट एंड रिस्क एंड इजी टू एंटर इन द मार्केट, ठीक है। लाइसेंसिंग की हेल्प से आप इजिली एंटर कर सकते हैं मार्केट में।
फ्रेंचाइजी में भी सेम लाइसेंसिंग की तरह, बट यहाँ पर वही चीज है कि आप वहाँ टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ आप प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मैंने मैकडी वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वाइंट वेंचर, यहाँ पर आप किसी लोकल पार्टनर के नॉलेज के साथ आप ज्वाइंट वेंचर मतलब ज्वाइन कर लेते हो, दो वेंचर ज्वाइन कर लेता है। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, एक तो एयरटेल भारती भी था और एक आपका वो भी है हीरो और होंडा है, लेकिन खैर अभी तो वो अलग अलग हो चुके हैं। और इसमें डिसएडवांटेज क्या है ज्वाइंट वेंचर में कि टेक्नोलॉजी कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे अपनी ग्लोबल स्ट्रैटेजी कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लोकेशन के बारे में आपको ध्यान नहीं रहेगा, और एक चीज और भी है कि आप अपनी कंपनी पे पर्टिकुलरली इंडिविजुअली ध्यान नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये भी किसका डिसएडवांटेज है। होली ओन्ड सब्सिडियरी का एडवांटेजेस क्या है, आप इसमें अपनी कंट्रोल कर सकते हो दूसरे कंट्री में, पूरा कंट्रोल कर सकते हो इंटरनेशनल मार्केट, अगर आप चाहो मार्केट शेयर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा है आप वहां पर पूरा ग्लोबल जो मार्केट है उसके साथ कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो, ठीक है। और वहां पर लोकेशन, वहां के लोकल पीपल का नीड, कंज्यूमर बेस सब कुछ बना भी सकते हो होली सब्सिडियरी में। बट डिसएडवांटेज सबसे बड़ा इसका है कि हाई कॉस्ट है, बहुत महंगा पड़ेगा, और सेकंड रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट, दैट इज अ काइंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग। तो इस केस में आपके साथ रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये था आपके सारे टाइप के, जितने भी टाइप के एंट्री मोड है उसका एक बेसिकली चार्ट, जहां पर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के साथ एंट्री मोड को कंपेयर किया गया है, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, स्टार्ट विद द इंटरनेशनल मार्केटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग? तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि बेसिकली जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करते हैं, जब दूसरे कंट्री में जाकर के हम प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मार्केटिंग। So when we are talking about the international marketing, here we are going to understand that what are the push and pull factors, कौन-कौन से होंगे, क्यों इंटरनेशनल मार्केट में हमें जाना चाहिए, वह इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या-क्या रीजंस हैं, और बेसिकली एक शॉर्ट एनालिसिस होगा और टाइप ऑफ इंटरनेशनल ओरिएंटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली आज चैप्टर है इंटरनेशनल मार्केटिंग, ठीक है। Due to the globalization, India is now a part of the global world, ठीक है। global world, global economy का इंडिया एक पार्ट है, राइट। अब अगर हम बोले तो हर टाइम पे, हर समय कभी न्यू मार्केट इमर्ज होता रहता है, ठीक है। चाइना में, इंडिया में, दूसरे कंट्रीज में नए मार्केट्स आते रहते हैं, नए प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ता रहता है, नई सर्विसेज आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो हमेशा कहीं ना कहीं मार्केट में एक अपग्रेडेशन होता ही है, ठीक है। जब हम बात करें इंटरनेशनल मार्केटिंग की, तो वहां पर तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ही, साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी है कि आपको नए कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए मिलेंगे, ठीक है। और कंज्यूमर दे आर आल्सो हैप्पी बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट सो मेनी अल्टरनेटिव्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। नाउ it's very easy to take to buy any product because of the technological advancement like e-commerce, right? तो इंटरनेशनल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो दूसरे कंट्री, अगर इंडिया है वो यूएस में क्यों जाकर के प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है, तो द रीजन बिहाइंड इट इज द लार्ज मार्केट शेयर, सो मेनी कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूमर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, economies of scale, so many reasons are there for basically trading in the international market. But what do you think, is it very easy to enter in the international market? क्या international market में enter करना इतना ही easy है? Is it easy for, it is easy for the small company to enter in the international market? There is no problem. The answer is no. There is lot of problem which we are going to discuss, that how there are so many problems which are basically controlling the whole international entry. That is a kind of barriers and problems. अब कौन कौन से प्रॉब्लम्स है इंटरनेशनल मार्केटिंग में? सबसे पहले पॉलिटिकल एंड लीगल डिफरेंसेस. There is a lot of differences in the political scenario. Like in India, the prime minister जो है, that is the person who is going to take the decision of so many things, either that is for the defense and all. But in another country, the president have those rights. So there is a lot of political difference in the political structure, the political policies, as well as in the controlling system, ठीक है.
सारी चीजों में काफी ज्यादा चेंजेस है। अगर हम पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर लॉज भी आपके आ जाएंगे, बहुत सारे लॉ वगैरह जो है, ठीक है। फॉरेन मार्केट में बहुत अलग है डोमेस्टिक मार्केट से, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है जब कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो जो है, बेसिकली कंट्रीज में बहुत सारे कंपनीज के बिजनेस पोर्टफोलियो है जो लीगल और पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से इफेक्ट होते हैं। तो सबसे बड़ा बात जो है वो दैट इज पॉलिटिकल एंड द लीगल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल एंड लीगल डिफरेंसेस, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड इज कल्चरल डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, कल्चरल इज कल्चरल डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस यानी कल्चर में जो डिफरेंसेस आते हैं। कल्चर डिफरेंस में बोला जाए तो इंडिया हैव अ डाइवर्सिफाइड कल्चर, वी विल गेट सो मेनी थिंग, विल फाउंड सो मेनी कल्चर हियर, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में भी विद इन द स्टेट्स देयर आर डिफरेंट कल्चर। और अगर हमारे इंडिया में इतना डाइवर्सिफिकेशन है कल्चर के लिए, तो जस्ट थिंक अबाउट इट इन अनदर कंट्री दैट शुड बी देयर, ठीक है। अब यहाँ पर जो ईटिंग हैबिट्स है, यहाँ की जो लैंग्वेज है, दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री में। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है कल्चर को लेकर के। तो कल्चरल डिफरेंस जो है दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, because if we are entering in the another country we just need to remember that the culture is not same as the our domestic market, right? तो एक ये भी कल्चरल डिफरेंस है, ये भी एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं प्रॉब्लम हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने का, ठीक है। ईटिंग हैबिट्स आर डिफरेंट, क्लोथ्स वेयरिंग हैबिट्स आर डिफरेंट, लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, प्रेफरेंसेस आर डिफरेंट, ठीक है। The whole atmosphere and cultural atmosphere is very much different from the our domestic market, right? Domestic market से बहुत ज्यादा different होता है, ठीक है। तो cultural difference हो गया, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट की तरह जहां पर आप कल्चर डाइवर्सिटी पे भी आप काम कर सकते हैं, बट व्हेन वी आर एंटरिंग इन द फॉरेन मार्केट इट इज डिफिकल्ट टू वर्क विद द कल्चर, डिफरेंट कल्चर। थर्ड है इकोनॉमिक डिफरेंस, इकोनॉमिक डिफरेंस है, इनकम लेवल की डिफरेंस है, जीडीपी डिफरेंट है, ठीक है। इकोनॉमीज डिफरेंस है, करेंसी डिफरेंट है, करेंसी डिफरेंट है, इकोनॉमिक पॉलिसीज डिफरेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम डिफरेंट है, जैसे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, बट इन द यूएसए देयर इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट? एंड इन चाइना देयर इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, सो द इकोनॉमी सिस्टम इज डिफरेंट, इकोनॉमिक डिफरेंसेस है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंसेस इन द करेंसी यूनिट। ऑब्वियसली करेंसी यूनिट में बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस है, जैसे इंडिया की करेंसी जो है उसके हिसाब से यूएस की करेंसी जो है, यूएस की करेंसी बहुत ज्यादा हाई वैल्यू एज कंपैरिजन टू द इंडियन रूपी, ठीक है। डॉलर और यूरो हो गया आपका, इन सबसे वैल्यू इंडिया के रूपी का काफी ज्यादा कम है। एक डॉलर का वैल्यू इंडिया में 70 रुपीज से अबव है, 74-75 रुपीज है। तो द वैल्यू एंड द करेंसीज आर डिफरेंट, ऑब्वियसली करेंसी यूनिट एंड वैल्यू आर डिफरेंट। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन द लैंग्वेजेस, डिफरेंसेस इन द लैंग्वेजेस, ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर इज देयर, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर लाइक इन इंडिया द हिंदी people are preferring Hindi because Hindi is our mother tongue, but in another country like in China they are using Chinese language and the people are not able to understand it properly, ठीक है। so there is they will basically face lots of problem while dealing in the international market, ठीक है। the people are using Chinese language in अदर कंट्री लाइक यूएस में तो चलिए ठीक है इंग्लिश होता है, बट इन सो मेनी कंट्रीज लाइक जापान देयर इज अ जापानीज लैंग्वेज, सो देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर एज वेल व्हेन वी आर एंटरिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर, और वो जो मैंने आप लोग करेंसी यूनिट में बताया था कि उसमें एक चीज और भी आप लिख सकते हैं कि करेंसी को कन्वर्ट करना इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क, राइट? तो करेंसी यूनिट का जो डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू लीड टू द कॉज द प्रॉब्लम ऑफ द करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज डिफरेंसेस इन द लैंग्वेज व्हिच वी डिस्कस्ड, ठीक है। डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट लैंग्वेज। इफ वी वांट टू एंटर इन चाइना, जापान, US and other countries as well, just think about it that how much we need to prepare for the language barrier, है ना? The next one is the difference in the marketing infrastructure. Marketing infrastructure में काफी ज्यादा changes है।
एडवर्टीजमेंट मीडियम जो है वो किसी एक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, दूसरे मार्केट के लिए इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। प्रमोशनल स्कीम हो गया, प्लेस हो गया, तो मतलब एक बोल सकते हैं होल जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। सेकेंड है, अगर मान लीजिए कि मैंने वही बोला कि एडवर्टीजमेंट कैन बी अ बेटर मीडियम, एडवर्टीजमेंट एक बेटर मीडियम हो सकता है कम्युनिकेट करने का अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन वन मार्केट, but it is not necessary that that is going to helpful in the another market or in another underdeveloped country. Underdeveloped country में infrastructure ही नहीं है कि वो वहां पर एडवर्टीजमेंट देख पाएंगे, रिसोर्सेज की कमी है, पैसों की कमी है, पुअर कंट्रीज है, तो डेफिनेटली द डिफरेंट मार्केट हैव डिफरेंट मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। द नेक्स्ट वन इज ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा कब होता है, जब आपको इंपोर्ट्स कंट्रोल करना होता है। तो लाइक ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से भी कुछ भी ट्रेड भी होता है तो वहां पर दूसरे कंट्री में जाकर के वो ट्रेड ये टैरिफ और टैक्स के बैरियर में फंस सकता है, एग्जैक्टली तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, पर्टिकुलरली ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बेसिकली किसके लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए, ठीक है। कौन, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट लिख सकते हैं हाई कॉस्ट डिस्टेंस, हाई कॉस्ट डिस्टेंस, हाई कॉस्ट डिस्टेंस, ठीक है, पर कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली हाई कॉस्ट लगेगा डिस्टेंस का। मार्केट जो है एक जगह से काफी ज्यादा दूर है दूसरे जगह पे, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी हाई होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, एफर्ट भी ज्यादा लगेगा, प्रोडक्ट को डिलीवर करने का भी टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू द हाई कॉस्ट ऑफ डिस्टेंस, ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू द हाई कॉस्ट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन द ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफरेंसेस इन द ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, डिफरेंसेस इन द ट्रेड प्रैक्टिसेस। ट्रेड प्रैक्टिस और कस्टम हर जगह के अलग अलग है, सेलिंग जो टेक्निक्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को फेस करना पड़ सकता है जब वो दूसरे कंट्री में एंटर करना चाहेंगे, ठीक है। ये कुछ बैरियर्स और प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम्स है लवली? Problems in international political and legal differences, cultural differences, economic differences, differences in currency unit, differences in languages, फिर मैम differences in marketing infrastructure, trade restriction, high cost distance, differences in trade practices. Okay. What is the meaning of wholly subsidiary company? Who is going to tell me about it? होली सब्सिडियरी कंपनी के बारे में, जो कौन है सब्सिडियरी कंपनी? हम जब पेरेंट कंट्री के बाद दूसरी कंट्री में जाकर अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर किसी चीज को, किसी भी कंपनी को खरीद कर उसको अनाउंस कर देते हैं। ओके, सब्सिडियरी कंपनी अनाउंस करते हैं। सब्सिडियरी कंपनी वही कंपनी होगी जिसके ऊपर पेरेंट कंपनी होगा, यानी जिसका कंट्रोल पेरेंट कंपनी के हाथ में होगा। यस मैम। और पेरेंट कंपनी वही कंपनी होगा जिसके अंडर में सब्सिडियरी कंपनी होगा। ये एक्चुअल में डेफिनेशन है जो इस तरीके का है। एक्चुअल में सब्सिडियरी कंपनी वही कंपनी होगी जो बेसिकली पेरेंट कंपनी के अंडर में काम करेगी, और पेरेंट कंपनी वही कंपनी होगी जिसके अंडर में सब्सिडियरी कंपनी काम करेगा। क्लियर हो गई बात? यस। और उसका पूरा स्टेक और सारा कंट्रोल जो होता है सब्सिडियरी कंपनी का किसके हाथ में होता है? पेरेंट कंट्री। ओके, so next we just need to move toward various factors which lead to enter the other company or country in the another country, how they are dealing with the international market, why the companies are dealing in the international market, what are the various factors, प्रॉब्लम्स क्या क्या है इंटरनेशनल मार्केट में, ये तो क्लियर हो गया है। दैट इज द व्हाई गो इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल जाना ही क्यों है, व्हाट इज द रीजन। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स दिया गया है, पुल फैक्टर्स एंड पुश फैक्टर्स। देखो पुल फैक्टर्स और पुश फैक्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पर ध्यान से दो चार वर्ड ध्यान दीजिएगा। पुश और पुल फैक्टर्स जो है बेसिकली ये वैसे फैक्टर्स हैं
या तो कोई फोर्सफुली किसी पर्सन को पुश करे कि आप माइग्रेट कीजिए, या फिर दूसरा मार्केट अट्रैक्ट करे कि आप वहां जाके डील कीजिए। तो यहाँ पर एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। पुश फैक्टर का मतलब होता है कि किसी एक तरीके का फ्लॉ है, एक तरीके का डिस्ट्रेस है, एक तरीके का स्ट्रेस है ये, जहां पर कोई पर्सन को किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम रीजन। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देती हूँ पुश फैक्टर का, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि एक मिस्टर ए है, ठीक है, ध्यान दीजिए लवली, एक मिस्टर ए, सनी एंड आबिद वीडियो ऑन करके बैठो दोनों कोई, दोनों, चलिए। तो यहाँ पर अब देखिए आप लोग, एक मैं आप लोग को पुश फैक्टर का एग्जांपल दे रही हूँ। एक मिस्टर ए है जो किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करता था, अब वो कंपनी में उसको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया। तो ऐसे केस में अब उस मिस्टर ए के पास कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है और वो स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस के लिए उसने दूसरे कंट्री में माइग्रेट कर लिया। मान लीजिए कि इंदौर चला गया और ये अभी फिलहाल था दिल्ली में। तो इसको कहते हैं पुश फैक्टर, जहां पर कोई ऐसा फैक्टर हो या ऐसा रीजन हो, जैसे कि यहाँ पर लेबर्स माइग्रेट करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट। क्या लगता है क्यों जाते हैं? कई बार वहां पर प्रॉब्लम होती है कि उनको वहां पर जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं पुश फैक्टर, इसको कहते हैं पुश फैक्टर, जहां पर कोई ऐसा रीजन हो जिसकी वजह से पर्सन, इंडिविजुअल या कंपनी जो है वो स्ट्रेस में है और वो दूसरे जगह पे जाके माइग्रेट करना चाहती है, यानी अपने आप को वहां पर बेसिकली उस जगह से को छोड़ना चाहती है। तो ये होता है पुश फैक्टर, जहां पर कोई रीजन हो। तो पुश फैक्टर क्या होता है, लिख लीजिए एक लाइन, पुश फैक्टर इज अ फ्लॉ, पुश फैक्टर इज अ फ्लॉ या कमी है, पुश फैक्टर इज अ फ्लॉ or distress that drive person away from a certain place. A push factor is a flaw or distress that drives a person away from the certain place, यानी सर्टेन प्लेस से किसी को दूर किया जाए, ठीक है। यानी एक पर्सन दूसरे जगह पे चला जाए या फिर उस जगह को छोड़ दे क्योंकि उसको वहां पर कुछ कमी दिखी, वहां पर वो टेंशन में था, उसको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो पुश फैक्टर होता है, ठीक है। सेकंड होता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर क्या है, ठीक है, पुल फैक्टर का मतलब है कि मान लीजिए कि मिस्टर बी है, उसने देखा कि उसको बैंगलोर में बहुत अच्छी जॉब मिली है, बहुत बेटर, मतलब यहाँ पर जो काम कर रहा है उससे भी बेहतर उसको जॉब विथ गुड सैलरी, सब कुछ उसको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे केस में मिस्टर बी जो है वो बैंगलोर चला जाएगा। क्यों जा रहा है? क्योंकि वहां की वो सैलरी से, सब चीजों से अट्रैक्ट हो गया, यानी उसको दूसरे स्टेट में क्या मिला, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी दिखा, तो उसने अपनी जॉब को यहाँ छोड़कर वो दूसरे स्टेट में मूव कर गया। इसको कहते हैं पुल फैक्टर। पुश फैक्टर प्रॉब्लम की वजह से जाना, पुल फैक्टर कुछ अपॉर्चुनिटी को देखते हुए जाना। समझ में आया लवली एंड आबिद? यस, ठीक है। जैसे कि मुझे कुछ अच्छा लगा, मुझे बेटर लगा कि दूसरे कंट्री में जाना, या फिर मैंने मान लो मुझे बिजनेस करना लगा कि बिजनेस बहुत फायदेमंद होगा, तो मैं एग्जिस्टिंग कुछ छोड़ के चली गई बिजनेस करने। तो वहां के अट्रैक्टिवनेस ने, उस बिजनेस के अट्रैक्टिवनेस ने मुझे इतना वो कर दिया, बेसिकली इन्फ्लुएंस कर दिया कि आई जस्ट लेफ्ट माई वर्क एंड आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स। तो उसको हम कहते हैं बेसिकली पुल फैक्टर। पुश फैक्टर इज समथिंग जहां कुछ आप टेंशन में, प्रॉब्लम है, निगेटिव है, तो आपको उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप जब दूसरे जगह पे माइग्रेट करते हैं। तो ये एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको पुश और पुल फैक्टर बताया। अब इसको इंटरनेशनल मार्केटिंग के टर्म में मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये क्लियर हो गया पुश एंड पुल फैक्टर? पुल फैक्टर में लिख लीजिए 2 लाइन, पुल फैक्टर में 2 लाइन लिख लीजिए। पुश लिख लिया ना? अ पुश फैक्टर इज अ फ्लॉ और अ डिस्ट्रेस that drives a person away from a certain place, जहां certain place से उसको दूर हटा दे because of the some reason, some problem and all, तो इसको कहते हैं हम पुश फैक्टर। पुल फैक्टर में लिखिए
A pull factor is something concerning concern से बना है concerning the country to which a person migrate. A pull factor is something concerning the country to which a person migrate. यानी पुल फैक्टर कोई ऐसा रीजन है कि दूसरे कंट्री में उसको कुछ बहुत अच्छा दिख गया तो वो इस कंट्री से उस कंट्री में मूव कर गया या उस कंट्री में वो ट्रेड करना शुरू कर दिया. तो पुश फैक्टर इज समथिंग जहां पर हम बेसिकली किसी निगेटिव दबाव की वजह से, फोर्स की वजह से दूसरे कंट्री में डील करते हैं. पुल फैक्टर जहां पर हमें कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी दूसरी कंट्री में दिखता है तो हम उसमें इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करते हैं. ठीक है. पुल फैक्टर्स और का मतलब यही है जहां पर आपको ऐसा कुछ देखने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में मिले जो अट्रैक्टिव हो. ठीक है. और ताकि आपके बिजनेस को पुल करके आप फॉरेन मार्केट तक लेकर जा सको. ठीक है. कुछ अट्रैक्टिवनेस जैसे आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिख गया, दूसरे मार्केट में आपको लगा कि यहाँ कंज्यूमर ज्यादा होंगे, इकोनॉमी दिख गया दूसरे कंट्री का. तो ये सब कुछ रीजन होता है जो पुल करता है बेसिकली किसी पर्टिकुलर कंपनी को, दूसरे कंट्री के किसी कंपनी को या दूसरे कंट्री को, कि वो बेसिकली आकर के यहाँ पर दूसरे मार्केट में डील करे. तो इसको हम कहते हैं पुल फैक्टर. जब हम पुश फैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ कंपल्शन होता है डोमेस्टिक मार्केट में. जैसे कि मान लीजिए कि कुछ सैचुरेशन हो गया, आपके प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड ही खत्म हो गया, अब आप अपने डोमेस्टिक मार्केट में compete नहीं कर पा रहे हो. ठीक है. आपके प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है, आपका मार्केट शेयर लूज हो रहा है. तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम जो आपको डोमेस्टिक मार्केट में देखने के लिए मिला तो आपके पास ऑप्शन बचा कि आप दूसरे कंट्री में जाकर के प्रोडक्ट का सेल करो, दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट में डील करो. तो इसको कहेंगे पुश फैक्टर. पुल फैक्टर में हमें कुछ अपॉर्चुनिटी दिखा, पुश फैक्टर में हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम की वजह से हम माइग्रेट कर गए. अब कुछ रीजन है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्यों जाना है. ठीक है. तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एडवांटेज सबसे बड़ा टर्म है कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब मूव करते हैं तो उस कंट्री में मे बी अपने डोमेस्टिक कंट्री से आपको फॉरेन कंट्री में ज्यादा प्रॉफिट होगा. ठीक है. तो प्रॉफिट एडवांटेज है एक. सेकेंड है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है वो इन दोनों सबसे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है. व्हाई? द रीजन बिहाइंड इट that they are started opening in each and every country. एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन is working in each and every country. हर एक कंट्री में एक्सपैंड होता जा रहा है. ठीक है. तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी पॉसिबल है एमएनसीज का. अगर आप दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आप भी एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बन जाएंगे. तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है. डोमेस्टिक मार्केट के जो कंस्ट्रेंट हैं, प्रॉब्लम्स हैं प्रोडक्ट के डिमांड से रिलेटेड, मार्केट शेयर से रिलेटेड. ठीक है. तो ये सारी चीजें जो डोमेस्टिक मार्केट में प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा जब आप फॉरेन मार्केट में जाएंगे. तो कहीं ना कहीं जो आपके लिए एक सॉल्यूशन बनेगा फॉरेन मार्केट या फिर कह सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है. तो इसमें अभी और भी टर्म्स हैं. देयर आर सो मेनी टर्म्स इन दिस. ओके. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फर्दर बट नॉट टुडे, टुमारो. नॉट टुमारो, सैटरडे.